नमस्कार दोस्तों, श्याम आर्ट क्लास में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के पास जो है कि वीडियो आ रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं सर। और क्योंकि बहुत बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं आ पाए, लेकिन अब से आप लोगों को हमेशा वीडियो जो है प्रोवाइड कराते रहूँगा और पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा। तो आइए चलते हैं, बिना देर किए हुए हम पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। कला क्या है, उसकी प्रारंभिक या जो आप नॉर्मली जो है उसकी क्या परिभाषाएं होती हैं उसको थोड़ा सा जानते हैं। फिर आगे उसके बाद विभिन्न यूरोपीय दृष्टिकोण एवं भारतीय दृष्टिकोण उन्होंने क्या क्या परिभाषा दिया उसको आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट। दोस्तों, आप सभी लोग कला के जो कि अभ्यर्थी हैं, कला से अच्छी तरह से परिचित होंगे कि आप जानते होंगे कि प्राचीन काल से जो कलाएं थी वो हमारे जो है कि गुफाओं में शिला चित्रों पर जो है कि आधारित थी। और जो मानव था, आदि मानव था, वो आखेटक दृष्टिकोण का था और उन्होंने पत्थरों पर ही अपने जो है कि चित्रण का प्रारंभ किया और पत्थरों पर ही अपने आंतरिक अभिव्यक्ति का जो है कि माध्यम बनाया, पत्थरों को ही, और गुफाओं से ही इस चित्रकला का जो है कि प्रारंभ होता है। तो देखिए, मानवीय अभिव्यक्ति जो होती है व्यक्ति की, वही एक कला को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक कार्य करती है। तो दोस्तों चलिए हम परिभाषा के रूप में बताते हैं कला की क्या परिभाषा है। दोस्तों देखिए, ये किसी वैज्ञानिक या विद्वान या भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं है, ये सिर्फ हम एक कला की परिभाषा के रूप में हम उसको उद्घोष करते हैं और बताते हैं कि वास्तव में कला की परिभाषा सामान्य जनमानस में क्या हो सकती है। मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन ही कला है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मानवीय भाव, जो हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं, चाहे जो जैसे हम कोई कला बनाते हैं और अगर हम उस कला को बनाने के पहले हमारे अंदर कुछ न कुछ भावनाएं प्रकट जरूर होती हैं। उसी भावनाओं को हम, चाहे पत्थर हो, दीवार हो, लकड़ी हो, कागज़ हो, मिट्टी हो, किसी को भी माध्यम के रूप में बना के हम अपने अंदर की आंतरिक अभिव्यक्ति को उस पर दूसरों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। उसमें यही कहा गया कि अभी अपनी अभिव्यक्ति जब करता है व्यक्ति तो वही कला होती है। फिर दूसरे स्थान क्या है, प्रत्येक कला रूप हमारी इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जाता है। दोस्तों, जब कोई भी कला हो, यदि आप उसको देखते हैं, या तो आप इसको स्पर्श करके पहचान सकते हैं कि वास्तव में कला त्रिआयामी है या द्विआयामी है, महसूस करके भी आप पहचान सकते हैं किसी चीज़ को, या फिर आप अपने इंद्रिय या अपने दिमाग का भी प्रयोग करके आप देख सकते हैं कि वास्तव में इस कला में क्या दिखाया गया, क्या नहीं दिखाया गया, तो उसको भी हम कला के अंतर्गत रख सकते हैं। आगे है, प्राचीन काल में शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती है। दोस्तों, प्राचीन काल में जब इस तरह से आज कला कंप्यूटर तक चली आई है, आपको टेक्नोलॉजी तक चली आई है, आज कला जो है कि कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत सारे काम हो रहे हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के माध्यम का रूप कलाकार कर रहा है। लेकिन प्राचीन काल में इस तरह के जो कि व्यवस्थाएं नहीं थी। तो क्या होता था कि प्राचीन काल में जो शिल्प में कुशलता, यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को कर रहा है, यदि उसमें वो कुशल हो जाता है अच्छी तरीके, जैसे आप अगर बढ़ईगिरी करते हैं या कुछ भी फर्नीचर का काम करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उस समय चित्रकार, मूर्तिकार, इस टाइप की कोई भाषाएं नहीं थी। यदि व्यक्ति किसी भी उसी कार्य में अगर कुशल हो जाता था तो उससे हम कला मान लेते थे, जिसको प्रायः शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो जिसको शिल्प हम कहते थे, शिल्प। और इसी शिल्प में आगे हम भी यहाँ लिखा है दोस्तों कि यदि वही शिल्प, यदि किसी कलाकार, प्राचीन समय में कलाकार को शिल्पी कहा जाता था, जब वो किसी भी कार्य में, शिल्प में कुशल हो जाता था तो वो शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसी कलाकार को फिर हम शिल्पी कहते थे। ठीक। और सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में कला शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इस प्रकार है, यथा कला यथा सफम महाशीर्ष सनयामी। दोस्तों, इस श्लोक को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि यथा कला यथा सफम महाशीर्ष सनयाम, ये किस ग्रंथ में लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है या किस ग्रंथ में उद्धृत है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये ऋग्वेद में है। शिल्प अथवा कला
दोस्तों शिल्प अथवा जो कला है, इन दोनों का अलग अलग भेद नहीं था, इन दोनों का अलग अलग शब्द का जो भेद नहीं था, लेकिन इसका सर्वप्रथम यथार्थवादी जो प्रयोग किया है उसने सबसे पहले भरत मुनि ने प्रथम शताब्दी की जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसमें उन्होंने यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किया। लेकिन उन्होंने कला एवं शिल्प दोनों का अलग अलग प्रयोग स्पष्ट नहीं किया है, दोनों का अलग अलग भेद स्पष्ट नहीं किया है। दोस्तों इसको हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों एक श्लोक है, आगे आपको बताते हैं श्लोक में क्या है। ये श्लोक जो है वो नाट्यशास्त्र से लिया गया है। किससे लिया गया है? नाट्यशास्त्र, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है, जो कि भारत के प्लेटो कहे जाते हैं। और जो नाट्यशास्त्र है भरत मुनि की रचना है, उसमें ये लिखा गया है कि न तद ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विधा न सा कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसमें कोई शिल्प नहीं, ऐसा कोई विधा नहीं जो कला न हो। ये भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में नर्तक, वादक और गायक को शिल्पी कहा है। इसने किसको किसको शिल्पी कहा है? तो अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में इन्होंने नर्तक, जो डांसर होते थे उस समय, जो नृत्य करते थे, नाचते थे, नर्तक को वादक, जो बजाने वाले होते थे, किसी भी वाद्य यंत्र से संबंधित होते थे, और जो गायक होते थे, जो सिंगर होते थे आधुनिक युग में जैसे होते हैं, उनको शिल्पी कहा है उन्होंने। तथा ललित कला को, उन्होंने कला को भी दो भागों में बांटा है, ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला अर्थात फाइन आर्ट्स को उन्होंने चारु कला कहा है, तथा उपयोगी कला को कारू कला। उपयोगी कला दोस्तों क्राफ्ट आर्ट्स आप लोग कर सकते हैं, उपयोगी कला को उसने कारू रूप में विभाजित किया है। कामसूत्र व शुक्र नीति में 64 कलाएं मानी गई हैं। दोस्तों कामसूत्र के बारे में आगे आप लोगों को वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ आप लोग सिर्फ इतना ही जानिए कि कामसूत्र व शुक्र नीति में 64 कलाएं मानी गई हैं। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कौशिकी ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें नृत्य व गीत को शिल्प माना गया है दोस्तों। और जबकि अष्टाध्यायी में नृत्य, वादक और गायक को इसके अंतर्गत रखा जाता था, शिल्पी कहा जाता था। दोस्तों अब इसको मिटाते हैं, आगे फिर चलते हैं वीडियो में, इरेज करते हैं आगे। दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा परिभाषा में, आगे चलते हुए आपको बताते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में, कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में ये चीज़ कहा गया है कि एक श्लोक है छोटा सा, जो दोस्तों हर एग्जाम में लगभग आता है, पूरा तो नहीं आता है, केवल एक ही लाइन में आता है, पूछता है किस ग्रंथ में ये श्लोक लिया गया है या लिखा गया है। तो ये कला से ही संबंधित है दोस्तों। तो कला नाम प्रवरम चित्र धर्म कामर्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथम हेतद गृह यत प्रतिष्ठितम। दोस्तों ये संस्कृत भाषा है जिसका अर्थ होता है कला से मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ हो। आप सभी लोगों को मालूम है कि जो मानव के पुरुषार्थ हैं वो चार होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है इससे। किसमें कहा गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में। और फिर आगे क्या कहा गया है कि मांगल्यम प्रथम है गृह यत्र प्रतिष्ठितम, अर्थात जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा रहती है वहाँ सदैव मंगल की उपस्थिति होती है। दोस्तों ऐसा विष्णु धर्मोत्तर के चित्र सूत्र ग्रंथ में कहा गया है। आगे चलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है या सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारत की भांति, जैसे दोस्तों अभी तक हम आप लोगों को भारत की कला के बारे में, प्राचीन कला के बारे में बता रहे हैं कि कलाओं को उस समय क्या कहा जाता था, जैसे शिल्प कहा जाता था, और जो कलाकार होते थे उनको शिल्पी कहा जाता था। लेकिन भारत की भांति ही विदेशों में भी
कला का कुछ न कुछ वहाँ पर शब्द प्रयोग किया जाता था। जैसे भारत की भांति यूरोप में भी कलाओं हेतु शिल्प के समानार्थी, जैसे भारत में शिल्प कहा जाता था तो समानार्थी मतलब इसी के समान अर्थों वाला शब्दों का प्रयोग होता था। तो कैसे होता था? एग्जाम्पल थ्रू यूनान, जिसको आप सभी लोग जानते हैं ग्रीस कहा जाता है उनको, तो यूनान में कलाओं को तेखने कहा जाता है दोस्तों। जो इंग्लिश वर्ड होता है टेक्सवेन करके आता है इसमें, तो आप लोग इंग्लिश वर्ड भी देख लीजिएगा, टेकने नहीं होगा, टेकने तेखने ऐसे करके आता है सब, टेक्सवेन या तेखने, या इसको गिगनोस्को कहा जाता है दोस्तों, गिगनोस्को कहा जाता था, जिसका अर्थ है शिल्प होता है। जैसे दोस्तों हम लोगों को भारतीय संदर्भ में आप लोगों को बताया कि प्राचीन काल में जो कला के संदर्भ में शिल्प का प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार यूरोपीय अर्थ में भी हमारे भारतीय शिल्प के समानार्थी अर्थ में भी जो यूनान ग्रीस में तेखने शब्द था, गिग्नोस्को जिसको कहते थे, वो भी शिल्प ही होता था उस समय प्राचीन काल में। और उसी के आधार पर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आर्ट शब्द का विकास भी लैटिन शब्द आर्स से हुआ है दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, एक आर्स है और एक आता है आप लोगों का पुनर्जागरण काल 14वीं से 16वीं शताब्दी। जब आप जाएंगे तो पुनर्जागरण काल में इसी कला को, जो हम शिल्प कला कर रहे हैं, इसी कला को उस समय दस्तकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो दस्तकारी का कार्य किया जाता था 14वीं से 16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में, वो शिल्प का प्रयोग किस अर्थ में होता था? तो दस्तकारी के रूप में होता, मतलब जो दस्तकारी का कार्य करते थे उन्हें कलाकार या शिल्पी कहा जाता था, या उसको दस्तकारी को शिल्प कहा जाता था। नाम अलग अलग थे दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोग बता दिए। थोड़ा सा दोस्तों और आप लोग बताना चाहेंगे कि 14वीं 16वीं शताब्दी जो पुनर्जागरण काल प्रारंभ होता है, वहाँ पर इसको आर्टी या आर्टे शब्दों से उद्धृत किया जाता था या उससे उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ आप लोग बता चुके हैं कि शिल्प का प्रयोग जो है कि दस्तकारी के रूप में किया जाता था। दोस्तों कला का अर्थ एवं परिभाषा लगभग आप लोगों का सामान्य रूप से हमने बता दिया है। आगे हम आप लोगों को यूरोपीय एवं भारतीय दृष्टिकोण में कला की क्या परिभाषा है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग दिया है। जैसे आपके प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, क्रोचे हो गए, टॉलस्टॉय हो गए, फ्रायड हो गए, हीगल हो गए, रवींद्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इत्यादि कलाकारों, शैले हो गए, बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग कला की परिभाषा अपने दृष्टिकोण से दिया है, जिसका हम अगले वीडियो में आप लोगों को पूरी तरीके से सैंपल लिखाते हुए और आप लोग नोट्स करते चले जाइएगा दोस्तों। आप लोगों को पूरा सिलेबस हम बताएंगे, वो भी लिख के बताएंगे। जहाँ कहीं भी आप लोगों को लगे कि यह गलत है या मैंने कहीं गलत लिख दिया है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे संशोधन करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसमें सुधार करूँगा दोस्तों। और पूरी आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का सहयोग एवं प्रेम बना रहेगा तो ये सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आप लोगों के साथ अच्छे से पढ़ाई भी हो पाएगी और सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों, ये वादा करता हूँ। तब तक धन्यवाद।